बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जान न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज हम नई रोड पर मौजूद हैं इब्रान इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के ऑफिस में, जहां पर आदिल फारूक मिर्जा साहब के पास हम मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस किस मुल्क के अंदर अफरादी कुव्वत भिजवा रहे हैं और अफरादी कुव्वत भिजवाने में पाकिस्तान के सरकारी इदारों की तरफ से क्या क्या उनको मुश्किलात दरपेश हैं और उन मुश्किलात के हल के लिए किस अंदाज से वो अपना रास्ता निकाल रहे हैं, हल कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अफरादी कुव्वत है वो बैरून मुल्क भिजवा सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल फारूक मिर्जा है। मैं एक OEP हूँ, इब्रान इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर। और जैसा कि अभी भाईजान ने सवाल किया है, तो ये टॉपिक तो बेसिकली काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी टाइम चाहिए। इसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनको हम डिस्कस अगर करें, क्योंकि उसमें छोटी छोटी निटी-गिटीज़ हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक हुजूम को देखें तो जो मार्केट की इस टाइम असेसमेंट है वो ऑलमोस्ट हम उसको बहुत नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं कह सकते। कुछ कोरोना के बाद मार्केट ने एक नई रुख इख्तियार किया, कुछ चीज़ें चेंज हुई जो हमें एक्सपेक्ट नहीं थी। उसकी वजह से हमें काफ़ी चैलेंजेस इस टाइम दरपेश हैं। रह गई गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, वो कॉपरेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी जो सियासी हलचल है मुल्क में, उसकी वजह से जो हमारी मिनिस्ट्री है वो उसका रोल इतना हम क्लियर नहीं देख रहे अभी इस टाइम, जिसकी वजह से हम महदूद होकर रह गए मखसूस सेक्टर पर। जैसे इस टाइम हम मलेशिया सेक्टर है और सऊदीया है और UAE है, उसमें भी अभी UAE सेक्टर के अंदर कुछ इशूज़ आ रहे हैं। सऊदी सेक्टर में भी अभी हमारी जो अफरादी कुव्वत है वो जा रही है, उसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन 100% नहीं है। इसी तरह मलेशिया सेक्टर में भी क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री का ज़्यादा एक्टिव ना होने की वजह से जो गवर्नमेंट हैं वो जब चाहें जैसे चाहें अपने किसी ना किसी कानून को चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। मिर्जा साहब, ये बताइए कि आजकल जापान और कतर के अंदर भी मौके ज़्यादा निकल रहे हैं अफरादी कुव्वत भिजवाने के, तो वहाँ पे आपकी कोई ऐसे एग्रीमेंट नहीं हो रहे गवर्नमेंट सतह पे या प्राइवेट सेक्टर में? जी, ऐसे है कि गवर्नमेंट सतह पर तो एग्रीमेंट मौजूद है। हमारा इदारा है OEC ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम लाइसेंस नंबर 1 भी कहते हैं। असल में वो उनका अपना एक क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक वो लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उन सेक्टर्स को प्राइवेट नहीं किया गया। मतलब हम तक उसकी रसाई नहीं आ सकी और अभी तक हम उसी इंतज़ार में हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने एंड से सिलेक्शन करती है। सिलेक्शन करने के बाद वो अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए, मतलब जिसमें आपका कोरिया भी आ जाता है, जापान आ जाता है, ठीक है, ये सेक्टर अभी तक प्राइवेट नहीं हो सके। और प्राइवेट ना होने के पीछे रीज़न क्या है, अभी हम इस तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारी भी उन सेक्टर तक रसाई हासिल हो। हमें एक हमारा वहाँ पे जो एम्बेसी है वो फंक्शनल हो, जिसमें जो OEP हैं उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए और हमें पूरा प्रोसेस जो है वो बताया जाए कि आप इस वे से चल के, तो आप यहाँ से डिमांड लेके, इसकी वहाँ से परमिशन लेके, तो इसके ऊपर आप यहाँ से हायरिंग करके और अपना मैन पावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक फील्ड में इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने में आ रही, ना हम तक अभी तक इसकी कोई रसाई हुई है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे इसको कर रही है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल रिस्पांस है वो बस मिला जुला सा है, अभी वो क्लियर नहीं है ज़्यादा। आपने बताया कि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो मलेशिया के ऊपर है, तो ये बताना पसंद करेंगे कि मलेशिया में किन किन शोबों में आप लेबर भिजवा रहे हैं? बेसिकली मलेशिया जो है वो मैन पावर में जो हम कैटेगरी बनाते हैं वो 4 शोबे बनते हैं। उसमें आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है, उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एग्रीकल्चर और प्लांटेशन। बेसिकली एग्रीकल्चर और प्लांटेशन ये 2 अलग सेक्टर हैं, लेकिन हम इनको एक ही उसमें काउंट कर लेते हैं। अब जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर तो आपने, जिसमें आपके क्लीनर्स आ जाते हैं या ऑफिस बॉयज़ आ जाते हैं, या कोई ऐसे काम जो विद इन सिटी हो,
शहर के अंदर रह के जो आपने काम करने हैं वो सर्विस सेक्टर में काउंट किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी फैक्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ जाता है। कंस्ट्रक्शन में आपका रोड कंस्ट्रक्शन भी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, और उसके बाद प्लांटेशन और एग्रीकल्चर आ जाता है। अब एग्रीकल्चर में तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन प्लांटेशन में जिसमें ख़ास तौर पे पाम ऑयल का कटिंग होती है, तो उसके लिए उनको लेबर चाहिए होता है, जो कि ज़्यादातर जंगलात का वीज़ा उसको मार्केट में कहा जाता है। जो कोरोना में मैंने बात जैसे पहले भी की थी कि कोरोना के बाद एकदम बहुत सारे ममालिक में मैन पावर की शार्टेज हुई और फिर उन्होंने मैन पावर को इंपोर्ट भी किया अपने पास, लेकिन वो ये हुआ कि उसमें वो ओवरफ्लो हो गया। अभी मलेशिया की करंट सूरत हाल ये है कि कोरोना के बाद सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें हम मैन पावर एक्सपोर्ट नहीं कर सके। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रह गया था, और उसके बाद प्लांटेशन का मसला ये है कि उसमें हमारे जो वर्कर है वो खुशी से काम नहीं करता। देखें, जब हमने मैन पावर एक्सपोर्ट करनी है तो हमने दो चीज़ों को देखना होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, और आगे से वर्कर का बिहेवियर क्या है। जिस बंदे ने काम करना है उसको भी हमने प्रॉपर रिक्रूट करना होता है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, कि जिस टाइप का कंपनी को वर्कर चाहिए हमने उस टाइप का वर्कर कंपनी को प्रोवाइड करना है। अब उसमें यह होता है कि जिस टाइम समटाइम्स जो बंदा जाने वाला होता है, मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का है तो हम उसको अगर प्लांटेशन के काम में भेजेंगे तो डेफिनेटली उसने वहाँ पे काम नहीं करना, वो वहाँ से भागेगा क्योंकि वो जंगलात में होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बिल्कुल ही नील बंदा भेज दें जिसको बिल्कुल वहाँ पे जुबान की समझ नहीं आ रही, तो वो काम को भी नहीं समझेगा, वो भी फेल हो जाएगा। तो फिर हमारे लिए एक दायरा जो है वो बड़ा महदूद हो जाता है, जिसके अंदर है कि हमने प्रॉपर रिक्रूटमेंट करनी होती है। रह की बात कि इस टाइम जो चूंकि गवर्नमेंट तो अपने एंड से वही है, जो हमारी जो सियासी सूरत हाल है इस वजह से एक स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में, तो इस वजह से वहाँ पे हमारी कोई बहुत जिसको कहते हैं ना कि वाजिया नुमाइंदगी नहीं है हमारे मलेशिया सेक्टर में खास तौर पे। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसको अभी हम देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से लेके अब तक हम मार्केट को समझ लें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मार्केट एडजस्ट हो जाए। रेट्स जो हैं वो जो कोरोना से पहले थे और जो अब हैं उसमें 3 से 4 गुना इजाफा हो चुका है, जिसका नुकसान हमें भी है और क्लाइंट को भी है। और कंपनीज जो हैं वो तो अपनी जगह पे उनका जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज ही चल रही है, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का बायस बन रही है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पे हमें जो कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो सऊदीया है या मलेशिया या यूएई है, वहाँ पे हमारा कंपटीशन है इंडियंस और बंगाली और नेपाली के साथ, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो बंगालीज के साथ है। हमें एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन जाता है जब हमने कंपनीज को पेमेंट करनी है, माना सपोज हम 1000 रिंगट, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, हम कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं। अब हम अगर पाकिस्तानी 1000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा आज के रेट के मुताबिक ऑलमोस्ट 60,000 रुपये बनेगा, लेकिन वही जब बंगाली पेमेंट करेगा तो वो उसका 20,000 रुपया बनेगा। तो हमने 3 गुना ज़्यादा उसको कंपनी को पेमेंट करनी है, क्योंकि हमारी करेंसी भी डिवैल्यू हो चुकी है। तो रेट के बढ़ने की वजह से आगे जो डिमांड की शॉर्टेज की वजह से फिर हमारी जो फ्रेश मैन पावर आ रही है उसके माइंडसेट की वजह से ये काफ़ी इश्यूज हैं जिनको हम इस टाइम फेस कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि मलेशिया के जॉब सेक्टर के अंदर अपराधी को भिजवा रहे हैं, तो अपराधी को की ट्रेनिंग का भी कोई एहतमाम है आपके पास? इसमें 2 तरह के होते हैं नॉर्मली। एक तो ये होता है कि हम अपने बिहाफ के ऊपर या कंपनी के साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर में अगर होटल के लिए काम है या क्लीनर का काम है तो उसमें वो ये देखेंगे कि लड़का फिजिकली ठीक है और एजुकेटेड है, वो उसकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, ड्रेसिंग वगैरह ठीक है, उसकी सिलेक्शन सीवी सिलेक्शन या हम कहते हैं या ऑनलाइन इंटरव्यू की सूरत में हम कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई ख़ास इसके लिए क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए भी बस लेबर का फिजिकली फिट होना, यंग होना ज़रूरी है, काम वाला हो वो तब भी हो जाता है। एक सेक्टर है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रेड मलेशिया में चल रहा है वो लेबर का चल रहा है, और अजीब बात यह है कि अभी तक मलेशिया सिर्फ और सिर्फ लेबर का ही वीज़ा निकाल रहा है, चाहे आपके पास आप मैसन है, शटरिंग, स्टील फिक्सर, प्लम्बर, आपका कोई भी प्रोफेशन है, लेकिन आपको जो
वीजा मिलेगा वो लेबर का मिलेगा, और बेसिक सैलरी भी आपकी लेबर की लगेगी। बाकी आपने वहां पे पहुंच के अगर आपको कोई काम आता है तो कंपनी अपने एंड से आपको क्लियर बता सकती है कि ठीक है हम आपको सैलरी लेबर से ज्यादा दे सकते हैं। उसके लिए जो आपने सवाल किया है कि हमारे पास ट्रेड सेंटर्स हैं, अगर इन केस हमें ज़रूरत महसूस होती है, कंपनी कहती है कि हमें मैसन चाहिए, शटरिंग, स्टील, फिक्सर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो चाहिए तो फिर हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसमें भी 2 तरीकाकार होता है। एक ये कि डेलीगेशन की सूरत में हम कंपनी को अपने पास बुला लेते हैं, वो खुद आते हैं, हम उनके सामने जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज करते हैं, वो उनको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो कंपनी का जो आपका डेलीगेशन है वो उसके ऊपर है कि वो किसको सिलेक्ट करता है, किसको रिजेक्ट करता है। दूसरा ये हमारे पास होता है कि हम अपने ब्याह के ऊपर ट्रेड सेंटर की रिपोर्ट लेके वो कंपनी को भेज देते हैं। अगर यहाँ पे डेलीगेशन नहीं आ रहा तो उसके ब्याह के ऊपर हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास ये ट्रेड सेंटर्स का, और अच्छे ट्रेड सेंटर जो हैं वो रावलपिंडी और ऑल ओवर दी पाकिस्तान मौजूद हैं, जिनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, और उस रिपोर्ट के ब्याह के ऊपर हम अगला प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। मिर्जा साहब ने भी सवाल में आपने बताया कि सरकारी सतह पे हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसकी अगर तफसीलात बताना पसंद करेंगे। सर ऐसा सवाल किया ना आपने कि इशू ये है, सबसे बड़ा इशू जो मैं समझ रहा हूँ मेरी नज़र में वो ये है, जो हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो हमारे काम के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। देखिए, मैं जो पाकिस्तान के कुछ कमाऊ पुत्र जिनको कहते हैं, कुछ कमाऊ जिनसे जो कमाते हैं और बाकी मुल्क चलता है, हम अपने आप को ईपीज अपने आप को उसी कैटेगरी में डालते हैं। और उसके अलावा अगर मैं किसी को मानता हूं तो वह किसान है, ठीक है। जो किसान है वो जो ज़मीन में बीजता है और सारी वो मेहनत करता है, और हम दोनों कैटेगरीज को, अगर आपको इजाज़त दें, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमें सुतेलों वाला हिसाब किया हुआ है हमारे साथ। जहां तक हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात है, वो तो जाहिर सी बात है एज पर लॉ उन्होंने चीज़ों को फॉलो करना है, हमने भी करना है। हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका कोई रोल, आप किसी और ओईपी से पूछ सकते हैं कि यार हमें तो इवन ये भी नहीं पता होता कि इस टाइम हमारा करंट मिनिस्टर कौन सा चल रहा है, क्योंकि उसकी मिनिस्टर की हमारे साथ इंटरेक्शन ही नहीं है। देखें, इंटरनेशनल मार्केट में किन लोगों ने जाके, हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स तो उठ के नहीं जाएंगे ना, वो तो मिनिस्टर ही जाएगा। मिनिस्टर किसी मिनिस्टर से मिलेगा, कोई नए सेक्टर को ओपन करेंगे, यार हमसे मैन पावर लो। और ये मैं माजरे के साथ उसको सियासी रंग नहीं दिया जाए, लेकिन पीटीआई के दौर में हमने ये इंप्रूवमेंट देखी है कि कुछ मिनिस्टर्स ने, जैसे मलेशिया के साथ में एग्रीमेंट किया और उसमें सिक्योरिटी गार्ड का सेक्टर जो कि सिर्फ उन्होंने नेपालियों के लिए रखा हुआ था, वो भी पाकिस्तान के लिए वो लेके आ रहे थे। हमने उस दौर में रोमानिया को एक्टिव होते देखा, एक नया सेक्टर हमने रोमानिया की सूरत में देखा। तुर्की वाला सेक्टर भी हिचकोले ले रहा है, वो तुर्की एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमें मिलता है, ठीक है, वहां पे थोड़ी मेहनत की जाए। बाकी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी बंद पड़े हुए हैं, हम उसको बंद इस लिहाज से कहेंगे कि वीजा निकलने से हम ये नहीं कह सकते कि वो सेक्टर ओपन है। मेन चीज ये है कि आपने ये देखना है कि हमारा जो वर्कर जा रहा है उसको क्या प्रॉपर वो काम मिल रहा है, क्या प्रॉपर उसको वो सैलरी मिल रही है, उसको किसी किस्म का इशू तो नहीं है। मेन मकसद हमारे सारे काम का क्या है कि वर्कर जो भी कंपनी में जा रहा है वहां से वो जो उसको तनख्वाह मिलेगी वो ज़र मुबादला की सूरत में वापस पाकिस्तान आएगी। हमारा मेन अच्छी जो गोल है वो ये है, सिर्फ बंदे को जहाज में बिठा के मुल्कों की सैरें कराना नहीं है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर हमारी मजबूरी है, हम अगर इस टारगेट को सामने लेके चलें तो हमारे पास पूरे इस दुनिया में 2 से 3 सेक्टर से के अलावा हमारे पास कोई चीज बच ही नहीं रही। हालांकि पाकिस्तान में जितनी अफरादी कुव्वत है, जितना पोटेंशियल है, हमारे पास एट अ टाइम मेरी नजर में 8 से 10 रनिंग सेक्टर्स होने चाहिए। जब रनिंग सेक्टर्स 8 से 10 होंगे, ऑटोमेटिकली मार्केट में कंपटीशन की हवा बनेगी और उसका फायदा गवर्नमेंट को भी होगा, जो क्लाइंट है उसको भी होगा और हमें भी होगा। अब ये मखसूस सेक्टर में जब लोड ज्यादा पड़ता है तो मोनोपोली शुरू हो जाती है। अब आप इसको यूं समझ लेना कि डिमांड है सप्लाई है ना, अब डिमांड जब कम होगी सप्लाई ज्यादा होगी तो आगे बैठे लोग जहां पे उनका जो दिल करेगा वो करेंगे, और उससे क्या होगा, उससे आपके जो रेट्स हैं वो फिक्स नहीं रहेंगे, वो कभी जंप करके किधर कभी किधर कभी किधर, और उसका सारा जो नुकसान है ना वो आपके बेचारे गरीब वो बंदा जो अपनी कोई गाय बैल
कोई सोना जेवर बेच के जा रहा है, वो सारा असर उसके ऊपर पड़ेगा। तो इसके लिए ये सारी अगर हम गुफ्तगू को अगर क्लोज करें तो हमारी नज़र में सबसे बड़ा जो इस टाइम इशू बन रहा है वो ये है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको हम एक्टिव नहीं देख रहे, किसी सूरत एक्टिव नहीं देख रहे। कोई OEPs को वो नहीं बुला रहे, ना उनके साथ कोई मुशावरत हो रही है। अगर कोई 2-4 को वो बुला रहे हैं तो वो पूरे पाकिस्तान को OEPs के नुमाइंदे तो नहीं है ना। उनका तो काम बनता है कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान कितने OEPs बैठे हुए हैं जो ये समझ रहे हैं कि यार हमारे साथ तो सुतेला वाला साहब हो रहा है, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा। क्योंकि देखें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने अपने खर्चे के ऊपर बैरून मुल्क जाना है या अपने सोर्सेज हमने यूज करने हैं, हमने मुख्तलिफ कंपनियों से रब्ता करना है, उनको अपनी प्रोफाइल्स देनी है, अपने लाइसेंस देने हैं, अपने जो उनको श्योर करना है कि यार आप हमें डिमांड दो। अब वो श्योरिटी के लिए किस लेवल तक हम जाते हैं ये हमें पता है। फिर कंपनीज हमसे सिक्योरिटीज मांगती हैं, हमें वो भी देना पड़ता है। जब डिमांड लेके हम उनको अटेस्ट करवाते हैं, हम नोटरी करवाते हैं, हम फॉरेन अफेयर अटेस्ट करवाते हैं, हम एम्बेसी में जाते हैं। चले एम्बेसी एज पर लॉ चीज़ों को देखती है, जो पाकिस्तान एम्बेसीज जो फंक्शनल हैं दुनिया में, मैं उनसे काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ कि ठीक है वो हमें और जो कंपनीज हैं उन सबको उस नज़र से देखते हैं कि ये सेफ रहें, वो होना चाहिए। बाकी ब्यूरो हो गया, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हो गया, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स हो गए, ये भी अपना फंक्शन अच्छे से कर रहे हैं जितना इनका दायरा इख्तियार है उस हद तक। लेकिन मेरा वहीं पे बात आ जाती है कि जब तक हमारे जो भी मिनिस्टर साहब हैं, जब तक वो एफर्ट्स नहीं करेंगे, देखें हमारे जो इस फील्ड के जो CEO हैं, अगर पूरे पाकिस्तान के इस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर जो हमारा ये इदारा है, इसके जो CEO हैं, आप लोगों के लिए एक हैरानगी की बात होगी, वो CEO हमारे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं हमारे इस इदारे के। शायद ये बहुत सारे बंदों को इस चीज का नहीं भी पता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे इस इदारे के CEO हैं। तो CEO साहब की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी काइंडली कुछ ऐसे सेक्टर्स हमें पॉलिश करके दें, हम भी करेंगे, हमारी जो ड्यूटीज आप लगाएंगे हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ वे तो दें ना कि कुछ ऐसे सेक्टर्स ओपन हों जिससे ज़रे अफरादी कुव्वत हम ज़्यादा तादाद में बाहर भेज सकें और ज़्यादा ज़र मुबादला वापस हम पाकिस्तान अपने मुल्क में मंगवा सकें। अभी ये मेडिकल टेस्टों के हवाले से फीस में यकदम इजाफा कर दिया गया, तो आपकी जो तंजीम है केपा की तरफ से कोई आवाज़ उठाई गई, कोई रिलीफ के लिए कोई सरकारी सेक्टर में आपका भी हुआ या नहीं? सर बात यह है कि जो मेडिकल फीस में इजाफा हुआ है और एक बड़ा जंप हुआ है, एक और भी फीस जो है वो बड़ी थी, लेकिन मैं भी उस टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा, उसमें केपा ने अपना रोल तो अदा किया। बाकी जहाँ तक इसकी बात है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। केपा के साथ बात फिर वही आ जाती है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी और अकेले एक बंदे के या एक इदारे के शोर मचाने से मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि खाली मेडिकल फीस का इशू नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और भी छोटे छोटे इशूज हैं। तो यहाँ पे हमें एक पेज के ऊपर बैठ के तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। केपा एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और उसकी वजह से उसके जो दायरा इख्तियार है वो भी महदूद है। एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन कानून साजी में जो तरमीम है वो तो जाहिर सी बात है केपा का इख्तियार तो नहीं है। तो अगर कोई इदारा या कोई मिसाल के तौर पे अगर ये जैसे मेडिकल सेंटर की आपने बात की है, तो पहले तो पॉइंट ये होना चाहिए ना कि उनको ये बताना चाहिए कि यार इस वजह से हम इस चीज़ को इंक्रीज करने जा रहे हैं, उसका एक नोटिफिकेशन उनको निकालना चाहिए, एक डिबेट की ऑप्शन रखनी चाहिए कि क्या ये करना ठीक रहेगा या नहीं। यहाँ पे तो ये होता है कि बस रात को दिमाग में आया और सुबह जो है उसके ऊपर आपने नोटिफिकेशन निकाल के और अमल दरामद शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है केपा का तो जहाँ तक है वो तो अपना जोर लगा रहे हैं। अब खाली शोर में जाने से तो मसला हल नहीं होने वाला, तो इसलिए वही बात हो जाती है कि गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस सारे जो ये छोटे छोटे मैटर्स हैं इनके हल के लिए। मिर्जा साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आदिल फारूक मिर्जा साहब
की गुफ्तगू समाप्त फरमाई। इसके ऊपर आपका क्या तासुर है हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।